हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरर मिनाटी में। और मैं आज आपको कुछ सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनाऊंगा जो मुझे मेरे ही चैनल के व्यूअर्स ने भेजी है। और अगर आपको भूतों की सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है और डरने में मज़ा आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ आगे भी आपके लिए लेके आता रहूँ। आगे की स्टोरी मैं अपने व्यूअर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम राकेश है। वह एक दिन था जिस दिन बादल बहुत ज़ोरों से गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में बिजली चमक रही थी और फिर तेज गड़गड़ाहट की आवाज़। फिर लगता कि आसमान फट जाएगा। भीषण वर्षा भी हो रही थी। मैं अकेला था। अक्सर अपने काम के कारण मुझे यह जंगल पार कर उस कस्बे में जाना पड़ता था। समय रहते मैं ये जंगल पार कर लेता था, पर आज देर हो गई थी। मैं ठीक जंगल के बीच में था और तेज बारिश के कारण सामने कुछ भी साफ दिख नहीं रहा था। मैं धीरे धीरे बढ़ रहा था, पर मंजिल अभी भी दूर थी। और तभी मुझे एक मकान से लालटेन की रोशनी दिखाई दी। मेरे भीतर जान में जान आई। इस वीराने में एक उम्मीद की रोशनी। मैं बड़ी राहत महसूस कर रहा था, यह सोचकर कि वहाँ कुछ देर ठहर कर मैं बारिश रुकने का इंतज़ार कर सकता था। मैं ज्यों ही उस रोशनी के पास पहुँचा, देखा कि वो एक बहुत पुरानी हवेली है, या कहे महल जैसा कुछ, जिसके एक कोने में लालटेन की रोशनी आ रही थी। पूरी हवेली खाली थी। उसके अंदर एक बड़ी सी रेलिंग वाली सीढ़ी थी, ऊपर की ओर जा रही थी। मैं उसमें होकर ऊपर पहुंचा। ऊपर एक बहुत बड़ा कमरा था, जहां उस लालटेन की रोशनी में एक लड़की बैठी थी। वो किसी घरेलू काम में मशगूल थी। मैंने उसे नमस्कार किया और अपने आने की मजबूरी बताई। वो खामोश मेरी ओर देखती रही, फिर अपने नशीली और मदमस्त निगाहों से मुझे देखते हुए एक बड़ी आत्मीयता से कहा, आप जब तक चाहें रुक सकते हैं। चाहे तो अपने भीगे कपड़े उतार कर टॉवेल पहन सकते हैं। मैं आपको टॉवेल ला कर देती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। इस वीराने में अकेले इस लड़की को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा हुई। थोड़ी देर में वो टॉवल लेकर लौटी। मैंने उससे पूछा, यहाँ और कोई तो नहीं रहता? उसने कहा, मेरे बाबा हैं जो नीचे पीछे की गौशाला में गाय को चारा और पानी देने गए हैं, और उन्हें अभी आने में बहुत देर हो जाएगी। मुझे कुछ कुछ होने लगा, क्योंकि उस लड़की ने मुझ पर जादू कर दिया था। मैंने अपने गीले कपड़े उतारकर टॉवेल पहन लिया। इस दौरान उसने मेरी ओर से पल भर भी नज़र नहीं हटाई। मैं लगभग निर्वस्त्र हो गया था, पर वो मुझे घूरती रही और शायद मेरे करीब भी आ गई थी। लालटेन की रोशनी में कुछ कुछ साफ दिखता था। मैं टॉवेल पहनकर बैठ गया और अपने गीले कपड़े वहीं फैला दिए। लगातार कई घंटों तक भीगने के कारण मैं काँप रहा था, और अब सूखे टॉवेल में लिपटा मैं बहुत राहत महसूस कर रहा था। और तभी देखता हूँ उसके हाथ में चाय की प्याली थी, जो उसने मेरे लिए बनाई थी। उसने मुझसे आग्रह कर चाय पीने को कहा। यह तो मेरे लिए सोने पे सुहागा साबित हुआ। मैं फटाफट चाय सुड़गने लगा। इस वीराने में घंघोर बारिश के बीच गर्मा गर्म चाय, और वो भी एक खूबसूरत अकेली लड़की के हाथों। वाह, यह तो जन्नत है। फिर उससे बातों का सिलसिला मैं आगे बढ़ाने लगा। उसने बताया कि यह हवेली लगभग 100 साल पुरानी है, और यह एक आदिवासी राजा की है, जिसके वंशज अब शहर में रहते हैं, और सरकार के द्वारा ये इलाका जंगल घोषित हुआ है। इसलिए अब यहाँ कोई नहीं रहता। केवल देखभाल के लिए मैं और मेरे बाबा पास के गांव से आकर यहाँ रहते हैं। इसके बदले में इस हवेली के वर्तमान मालिक कुछ
पैसे भेज देते हैं। उसकी कहानी पर भरोसा कर मैं वहीं बैठा और भी बातें करने लगा। बातों ही बातों में अब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उसका इशारा समझ गया, पर मैं वो सब करने से बुरी तरह घबरा रहा था और इस कामुक भरे माहौल में मैं अपनी इच्छा को रोक नहीं पा रहा था। इस वक्त मुझे याद आ रहा था एक संत का प्रवचन, जिसमें उन्होंने कहा था कि युवा स्त्री और युवा पुरुष के लिए एकांत में संयम रखना बहुत मुश्किल है। और मेरे साथ यही हो रहा था, क्योंकि उस लड़की का मुझे खुला प्रस्ताव मिल रहा था। टॉवेल में लगभग नंगा मैं अब उत्तेजित होने लगा था और तभी उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझ पर आकर झुक गई। मुझसे रहा नहीं गया और हम दोनों एक दूसरे से लिपटे मस्ती के सागर में गोते लगाने लगे। इस मदमस्त दौर में झूमता हुआ मैं बिस्तर पर पड़ रहा और कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। मैं सपनों की दुनिया में चला गया। न जाने कब तक सोता रहा और फिर मुझे यह लगा कि मेरी कोई उंगली सहला रहा है। मेरी आंखें खुली तो ये क्या, मैं उस हवेली के बाहर एक मैदान में अधनंगा पड़ा था और आवारा कुत्ते मेरे आसपास थे जो मुझे सूंघ रहे थे। मैं घबराकर उठा तो देखता हूँ हवेली बहुत पुरानी खंडहर है, जिसका कोई भी कमरा सही सलामत नहीं है। सबकी छत उड़ चुकी है, उनमें पेड़ और झाड़ियाँ उग आई हैं। मेरी बाइक किनारे पर खड़ी थी और मेरे कपड़े दूर पड़े थे। मैं बाहर अधनंगा झाड़ियों में पड़ा था। मैं किसी तरह उठा। रात की बारिश से कीचड़ में सना हुआ मैं रात की बात सोच ही रहा था। हर घटना को याद करने की कोशिश कर रहा था। उस खूबसूरत हसीना को याद कर रहा था, पर अब यहाँ कोई नहीं था। मेरे भीतर डर की लहर दौड़ गई, पर चूंकि उजाला हो चुका था इसलिए सब कुछ साफ साफ दिख रहा था और अब यहाँ कोई नहीं था। सुबह हो चुकी थी और बारिश भी बंद हो गई थी। बादलों के बीच से कुछ कुछ सूरज दिखाई दे रहा था। किसी तरह अपने कपड़े पहनकर मैं बाहर आया, फिर सड़क पर आकर उस कस्बे की ओर रुक गया। जिस कस्बे में मैं पहुंचा तो वहाँ का हर आदमी मुझे घूर घूर कर देख रहा था, क्योंकि मैं कीचड़ में बुरी तरह सना हुआ था। सब सोच रहे थे कि मैं कोई शराबी था जो कहीं गिरा पड़ा हुआ आया है। फिर मैं अपने परिचित साथी से मिलकर उसे उस रात वाली सारी बात बताई। तब उसने जो बताया उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं भय से कांप उठा। दरअसल वो हवेली यहाँ के गौड़ राजा की थी, जो 100 साल से ज़्यादा पुरानी थी। पहले वहाँ लोग रहते थे, पर अचानक एक महामारी से पूरा गांव उजड़ गया और राजा भी अपने परिवार के साथ वहाँ से कहीं और चला गया। तब से वहाँ वीरान और जंगली जानवर आते रहते हैं। पूरा इलाका जंगल में बदल गया है। कभी कभी रात में लोगों को उस हवेली से रोशनी दिखाई देती है, पर डर के कारण वहाँ आज तक कोई नहीं गया था। उसके अनुसार वह भूतिया हवेली है। कल रात मैंने वहाँ जाकर जो महसूस किया वह वाकई में एक हसीन एहसास था, और अब जान लेने के बाद वो डरावना लग रहा था। मैं सोचता रहा वो कौन थी, जो भी थी बेहद सुंदर थी पर प्यासी थी। उसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया था, पर शायद अपने हिस्से के प्यार के लिए भटकती कोई आत्मा थी, जिसने कल रात अपनी अधूरी इच्छा मुझसे पूरी करवा ली थी। मैं ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा था कि मेरी जान बच गई। मेरा नाम कृष्णा है। मैं अपने मामा की कहानी इस चैनल पे सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक गांव में प्रकाश नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो पेशे से धोबी था। सभी उसे पप्पू बुलाते थे। पप्पू का एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की का नाम माया था,
जिसकी उम्र तकरीबन 25 वर्ष होगी। प्रकाश अपनी मेहनत से अपने घर की छोटी मोटी सारी ज़रूरतों को सहजता से पूरी कर लेता था। उसका परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। पप्पू की लड़की माया बेहद खूबसूरत थी। उसका अच्छा स्वभाव उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देता था। माया जिस रास्ते में गुजरती तो सभी उसे देखते रह जाते थे, लेकिन उससे कुछ कहने को किसी की हिम्मत नहीं थी। इसका कारण उसके कड़क मिजाज का होना था। माया और उसके घर वालों को इस बात का अंदेशा बिल्कुल भी नहीं था, और न ही कोई आम आदमी इसकी कल्पना भी कर सकता था कि माया इतनी खूबसूरत कि कायल दूसरी दुनिया की शक्ति भी हो जाएगी। माया को बचपन से ही अपने आसपास किसी अदृश्य साये की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। एक बार पप्पू अपने गांव का ही एक व्यक्ति खेत पर मजदूरी के लिए लाया था। माया उसे दोपहर का खाना देने के लिए जा ही रही थी। मार्च का महीना था। तेज धूप में बचने के लिए माया अपना सर और चेहरे को अपने दुपट्टे से ढकती हुई जा रही थी। रास्ते सुनसान थे क्योंकि गांव वाले अपने खेतों के कामों में लगे हुए थे। माया जल्दी जल्दी निर्जन और सुनसान रास्ते पर बढ़ी जा रही थी। उसी वक्त एक गर्म हवा का झोंका आया और माया को छूता हुआ निकल गया। गरम और धूल से भरे हवा के झोंके ने माया के सर से दुपट्टा भी उड़ा दिया। माया खुद को संभाल पाती तब तक उसके कानों में पीछे से हल्की आवाज़ आई, माया। कौन है? माया ने तुरंत मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। माया को यह वहम लगा क्योंकि अक्सर गर्मियों में दोपहर के समय गर्म हवाओं के बवंडर बनते रहते हैं और ऐसे वहम पैदा हो जाते हैं। माया ऐसा सोचकर जैसे ही आगे बढ़ने के लिए मुड़ी तो अचानक उसका पैर एक झाड़ी में अटक गया और उसकी डर से आंखें बंद हो गई और उसके हाथों से टिफ़िन छूट गया। वो जब तक गिरती उससे पहले माया को महसूस हुआ कि वो किसी की बाहों में है और न ही उसके टिफ़िन की गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उसने घबरा कर आंखें खोली तो उसने खुद को वहाँ अकेला और गिरने से संतुलित पाया। उसे अब महसूस हुआ कि अब की बार उसको कोई वहम नहीं था जिसने उसे छुआ और गिरने से बचाया। माया ने चारों तरफ देखा मगर दूर दूर तक किसी भी व्यक्ति का नामो निशान नहीं था। माया अब किसी को वहाँ न पाकर डर से काँप गई। उसने देखा पास ही उसका टिफ़िन भी सही सलामत रखा हुआ है, जबकि टिफ़िन गिर चुका था। माया डरती हुई वहाँ से चली गई। अपने बाप के पास जाकर माया ने सारी आपबीती प्रकाश को सुना दी। प्रकाश ने उस बकाया को भूत प्रेत का चक्कर समझा और शाम को वह माया को मंदिर के एक पुजारी से झाड़ फूँक करवा लाया। गांव वालों की मान्यता अनुसार गर्मियों के दिनों में दोपहर के समय भूत प्रेत सक्रिय हो जाते हैं और किसी भी पुरुष या महिला को अकेले पाकर उसे अपने काबू में कर लेते हैं। लगभग 2 महीने बाद माया अपने सहेलियों के साथ कुएं से पानी लेने के लिए गई। पानी की बाल्टी कुएं से निकालते समय माया की एक सहेली जो अपने साथ नया सेल फोन लाई थी, उसने माया को फ़ोटो लेने के लिए माया को उसकी ओर देखने को कहा। जैसे ही उसने माया का फ़ोटो लिया तो चीख पड़ी और उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। उसकी चीख सुनकर माया भी डर गई और असंतुलित होकर कुएं में गिर गई। सभी के तो होश ही उड़ गए थे। माया की चीख से कुआं गूंज उठा और तभी एकदम माया की चीख रुक गई। सभी ने कुएं में झांक कर देखा तो पाया माया बिना किसी सहारे के हवा में झूल रही है। एक व्यक्ति ने झट से रस्सी माया की ओर फेंकी। माया ने उसे पकड़ लिया और उससे सही सलामत कुएं से निकाल लिया। सभी इसे चमत्कार से भौचक्के रह गए। सभी ने उस लड़की के चीखने का कारण पूछा तो उसने माया का फ़ोटो दिखाया
जो उसने कुछ देर पहले खींचा था। उस फोटो में माया के साथ एक धुंधली भयानक काली परछाई दिखी। सभी यह देखकर डर गए। उस दिन से सभी माया से दूर रहने लगे। माया बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसे अब रातों में भी बुरे सपने दिखने लगे थे। उसे हर वक्त अपने आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था, जो उसे बचपन में भी कभी कभी होता था। लगभग 6 महीने बाद माया अपने क्लासमेट चेतन से प्यार करने लगी थी। दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगे थे, लेकिन किसी ने भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। एक बार माया स्कूल से वापस लौट ही रही थी। उसने देखा सामने चेतन खड़ा है, उसी की तरफ बढ़ रहा है। उसने अपने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। उसे समझते हुए देर न लगी। वो शर्मा कर इधर उधर अपनी नज़रों को छुपाते हुए देखने लगी। माया। चेतन ने माया के पास आकर कहा, हाँ, मुझे तुझसे एक बात कहनी थी। कई दिनों से सोच रहा था, आज आकर मौका मिला ही है तो कह देता हूँ। माया ने कहा, क्या कहना है? चेतन बोला, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसा सुनकर माया के चेहरे से एक खूबसूरत मुस्कान छलक गई। मुझे भी तू अच्छा लगता है, माया ने शर्माते हुए कहा। आई लव यू माया, चेतन बोला। माया के और करीब आया तो माया ने शर्म से अपनी गुलाब की पंखुड़ियों जैसी पलकों से दोनों आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा रक्तवर्ण सा चमक उठा। उसने लाल होंठ और सिंदूरी गाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। चेतन ने माया के कंधों को अपने हाथों से पकड़कर अपनी ओर खींचा तो माया की शरीर से में तरंग सी उठी और उसने चेतन को अपनी बाहों में भर लिया। उसी क्षण हवा का हल्का सा झोंका उसी आवाज़ के साथ माया के कानों से होता हुआ गुजर गया। माया ने झटके से चेतन को खुद से दूर ढकेल दिया और घबराकर पीछे देखा तो कोई नहीं था। उसने दोबारा मुड़कर चेतन की ओर देखा तो सामने चेतन नहीं था। उसे वहां ना पाकर माया जब तक उसे बुलाती, उससे पहले उसकी नज़र सामने पड़े चेतन पर पड़ी। वो ज़मीन पर बेतहासा तड़प रहा था। माया रोती हुई उसके पास जाती है। जैसे ही उसे छूती है तो चेतन पहले जैसा सामान्य हो जाता है। चेतन धूल से गंदा हो चुका था और उसका चेहरा भी समझ में नहीं आ रहा था। वह लगातार खांसे ही जा रहा था। क्या हुआ तुम्हें चेतन? माया ने घबराते हुए पूछा। दूर हटो मुझसे तुम, चेतन ने खुद को माया से दूर हटाते हुए कहा। ऐसा ना कहो चेतन, प्लीज़, माया ने मिन्नत की। दूर चली जाओ मेरी ज़िंदगी से, भगवान के लिए। तुम मनहूस हो, तुम पर किसी शैतान का साया है जो किसी को तुम्हारे पास आने से रोकता है और उसे मार भी सकता है। देखो मेरा क्या हश्र कर दिया, गला दबा कर मेरा। इसलिए कोई तुम्हारे पास आना नहीं चाहता, कोई भी तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं जा रहा हूँ और आइंदा मुझे अपनी मनहूस शक्ल नहीं दिखाना। चेतन अपने कपड़े झाड़ता हुआ वहाँ से चला गया। माया अकेली बैठी रोती रही। शायद तीसरे को उन दोनों का प्यार रास नहीं आ रहा था। उसी रात के 2 बजे माया अपनी चारपाई पर अकेली अपने कमरे में सो रही थी। माया ने करवट ली तो अचानक उसकी नींद टूट गई। उसे लगा कि वो अकेली चारपाई पर नहीं लेटी हुई है, कोई दूसरा भी उसके साथ लेटा हुआ है। माया के पसीने छूट गए और डर के मारे सांसें तेज हो गईं। उसने अपने बगल में डरते हुए चारपाई पर हाथ फेरा तो राहत की सांस आई। वहाँ कोई भी नहीं था। माया एक लंबी सांस लेकर शिथिल होकर सीधी लेट गई और शांत मुद्रा में छत को देखने लगी। हल्की हवा से उड़ते द्वार और खिड़कियों के पर्दों की हलचल ने माया के ध्यान को अपनी ओर
आकर्षित किया। इन्हीं आवाज़ों में से एक आवाज़ माया को भयंकृत कर गई। यह वही पुरानी आवाज़ें थी जिसे वह कुछ दिनों से सुनती आ रही थी। माया का गला सूख ही गया था डर से, क्योंकि उसके नाम की आवाज़ें लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। ऐसा पहली बार हो रहा था। माया को लगा जैसे कोई उसके नज़दीक से आवाज़ दे रहा था। माया का डर से बुरा हाल हो रखा था। डर से उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वो आवाज़ भी नहीं दे पा रही थी अपनी माँ और बाप को। कुछ देर बाद जब आवाज़ आना बंद हो गई तो उसने हिम्मत करके अपनी चारपाई पर बैठकर सामने देखा तो पाया कि कोई अंधेरे में खड़ा उसे घूर रहा था। माया की तो यह देखकर मानो ज़मीन ही खिसक गई हो। कौन है वहाँ? माया ने डरते हुए पूछा। माया की आवाज़ सुनकर दूर खड़ा अनजान शख्स आहिस्ता आहिस्ता माया की ओर बढ़ा। माया का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। वह शख्स जैसे ही माया के करीब उजाले में आया तो माया उसके चेहरे को देखकर सब गम और डर भूल गई। माया जिस शख्स से रूबरू थी वह एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक नौजवान था। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा प्यार हूँ। मेरी आँखों में देखो माया, जिसे तुम आज तक महसूस करती आई हो, मैं वही एहसास हूँ। उस शख्स ने माया के नज़दीक आते हुए कहा। माया उस शख्स की आंखों में देखे ही जा रही थी, जैसे मानो वह उसकी आंखों में डूब ही गई हो। मेरा नाम प्रेम है और तुम मेरी हमेशा के लिए हो चुकी हो। हमें एक दूसरे से अब कोई जुदा नहीं कर सकता। उस शख्स ने माया को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। माया अचेत सी उसकी ओर देखे जा रही थी, बिना कोई एतराज़ और डर से। माया उस शख्स प्रेम की आगोश में सो गई। उस रात से माया को घर वालों और बाहरी दुनिया से कोई भी लगाव नहीं रहा। अब वो सारा दिन प्रेम की यादों और बातों में ही खोई रहती थी। दरअसल प्रेम कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतानी जिन था जो माया से प्यार करने लगा था और उसने माया को मोहिनी विद्या द्वारा अपने वश में कर लिया था। इस बात के अनजान माया प्रेम को चाहने लगी थी। उन दिनों तेज बारिश और आंधी की वजह से गांव में बिजली कई दिनों तक काट दी जाती थी। ज़्यादातर गांव वाले गर्मी की वजह से अपने घरों की छत पर ही सोया करते थे। एक ऐसी ही शाम को 7 बजे माया अपनी छत पर अपने प्रेमी प्रेम की बाहों में थी। सभी लोग अपने घरों में रात के खाने में व्यस्त थे। बारिश थोड़ी देर पहले ही थमी थी। हल्की शीतल वायु अपने साथ गीली मिट्टी को सौंधी महक को लिए बह रही थी। रात प्रारंभ हो चुकी थी। ऐसे सुहाने मौसम में माया प्रेम की बाहों में खोई हुई थी। प्रेम उसके बालों से खेल रहा था। माया का ध्यान सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज़ पर गया। वह घबराकर प्रेम से अलग हो गई। उसने देखा कि उसके सामने उसका बाप प्रकाश खड़ा है। माया को डर था कि उसके बाप को उसके प्यार के बारे में पता तो नहीं चल गया, तो उसकी खैर नहीं थी। माया घबराकर खड़ी हो गई और अपने हाथ पीछे की ओर छिपा लिए और अपना सर झुका लिया। क्या कर रही है? यहाँ अभी तक खाना नहीं खाया क्या तूने? जी 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 बापू, अभी आती हूँ। माया ने आश्चर्य और डरते हुए प्रेम की ओर मुड़कर देखा तो प्रेम वहाँ नहीं था। तब जाकर माया ने चैन की सांस ली और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। माया रुक, ये तू क्या छिपा रही है हाथों में? कुछ नहीं बापू, माया ने झिझकते हुए कहा। प्रकाश ने माया से उसके हाथों से बैग छुड़ा लिया तो उस बैग में 2 सोने के कंगन गिरे पड़े हुए थे और उसने बैग में देखा एक कीमती सूट रखा हुआ था। यह सब देखकर प्रकाश को समझते हुए देर न लगी कि उसकी बेटी किसी लड़के के चक्कर में है।
वह माया को घूरता हुआ छत के चारों कोने देख आया, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। माया अभी तक सर झुकाए खड़ी थी। गुस्से से पागल प्रकाश ने कपड़ों के बैग वहीं फेंक दिया और माया को खींचकर नीचे ले गया। प्रकाश ने माया को एक कमरे में पटक दिया और बाहर से गेट बंद कर दिया। माया रोती रही, किसी ने कुछ नहीं किया। माया की माँ और छोटा भाई सब डरे हुए और सहमे हुए थे, क्योंकि वह सब प्रकाश के गुस्से से भली भांति परिचित थे। इस बेशरम और नीच को कोई खाना नहीं देगा, समझ आ गया तुम सब ने। इतना कहकर प्रकाश छत पर गया तो देखा कि वहाँ कोई भी बैग और कंगन नहीं था। प्रकाश को लगा कि कोई तो उसकी छत पर आया होगा अभी। उसने अनजान लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जैसे ही वह वापस सीढ़ियों पर पहुंचा तो उसे अपने पीछे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि सामने एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है। प्रकाश कुछ समझ पाता तब तक कई पत्थरों की बरसात होने लगी। प्रकाश खुद को बचाते हुए वहां से भागने लगा। प्रकाश अपनी पत्नी को घटित घटना के बारे में बता ही रहा था तो उसे एक कमरे में माया के खिलखिलाते हुए बात करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। प्रकाश ने खिड़की से झांक कर देखा तो माया खाना खाते हुए किसी से बात करते हुए हंसे जा रही थी, लेकिन सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था। प्रकाश के लिए आश्चर्य की बात तो यह थी, ऐसा खाना माया के पास बंद कमरे में आया तो आया कैसे? उसने अभी तक खाया ही नहीं था। पास ही में वही सूट और कंगन भी रखे हुए थे जो छत से गायब थे। वास्तव में माया के सामने प्रेम बैठा हुआ था। वही लाया था माया के लिए खाना, कपड़े और कंगन। माया अब पूरी तरह से उस शैतानी जिन के कब्जे में थी। सुबह प्रकाश ने गांव में पंचायत बुलाई और पंचों से यह कहा कि उसकी लड़की के गांव के कुछ लोग परेशान करते हैं। इसके साथ ही प्रकाश ने सारी बात जो रात को घटित हुई थी उसने पंचों को सुनाना शुरू कर दी और अपनी बात पूरी की। तब पंचों ने कहा कि फैसला अब माया को देखने के बाद ही होगा। प्रकाश पंचों को अपने साथ घर पर ले गया। वहाँ सबने देखा कि माया अभी भी बंद कमरे में किसी से बातें कर रही थी। सभी माया के पास पहुँच गए, मगर माया सबसे बेखबर अपनी बातों में मशगूल थी। पंचों ने कमरे और छत का मुआयना किया तो इस बात का यकीन हो गया कि बाहर से कोई व्यक्ति कमरे में दाखिल नहीं हो सकता। और माया की हालत देखकर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारी बेटी किसी इंसान नहीं, किसी शैतानी ताकत के वश में है। उसने सम्मोहन से इस पर काबू पा लिया है। अगर समय रहते कुछ उपाय नहीं किया गया तो वह तुम्हारी बेटी को अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाएगा। पप्पू बाबा सही कह रहे हैं, तुम्हारी बेटी किसी जिन के वश में है और तुम जानते हो कि जिन किसी चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा पंच जी, ऐसा है तो जिन ने पत्थर ही क्यों बरसाए, पैसे क्यों नहीं? अगर ऐसा है हमारे आसपास कोई जिन जैसी शक्ति है तो पैसे की बरसात करके दिखाए, तब जाने हम। इतना कहते ही प्रकाश के आंगन में 400 रुपये का नोट उड़ते हुए आया। सभी लोगों को आश्चर्य से मुंह खुले के खुले रह गए। देखते ही देखते आंगन में 200, 400 और 2000 के नोटों की बारिश होने लगी। प्रकाश यह सब देखकर पागल सा हो गया और दौड़कर नोटों को एक थैले में भरने लगा। पंचों ने प्रकाश का यह पागलपन देखकर कहा, ये क्या कह रहा है पप्पू? इन सब पैसों की कीमत तुम्हें अपनी बेटी की जान देकर चुकानी पड़ेगी। वो जिन तुम्हें अपनी असीम ताकत और मौजूदगी का एहसास कराने के लिए यह सब कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, मेरे जिगर का टुकड़ा मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं पैसों के लालच में अंधा हो चुका था। प्रकाश ने
पंच समेत गांव वालों से गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगी। कुछ समय बाद सभी पैसे स्वतः गायब हो गए। माया की तबीयत खराब होने लगी। वह कई तरह की आवाज़ें निकालने लग गई थी। पंचों ने बाहर से एक मशहूर तांत्रिक को बुलाया और फिर उस तांत्रिक ने एक पूजा के लिए हवन किया। माया को हवन के सामने बिठाया गया। माया पूरी तरीके से जिन के काबू में थी। हे दुष्ट आत्मा, इस बच्ची को शरीर से निकल जा, तो मैं तेरी दुर्दशा कर दूंगा, तांत्रिक ने जिन को चेतावनी देते हुए कहा। जिन बहुत तेजी से हंसता हुआ कहने लगा, तू मुझे डराएगा? यह मेरी है और इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। इस भोली नेक दिल बच्ची को क्यों सता रहा है? इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं कई सालों से ऐसी ही खूबसूरत और नेक दिल लड़की को ढूंढ रहा था जो दिल की साफ हो। मैं इसे बहुत चाहता हूँ। इसे मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं अपनी बेटी के बदले तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। प्रकाश ने हाथ जोड़कर निवेदन किया। जिन और जोरों जोरों से हंसने लगा। तो ऐसे नहीं मानेगा, ले। तांत्रिक ने गंगा जल को मंत्र के साथ माया पर छिड़क दिया। जिन को शायद चोट पहुंची थी तो वो बहुत जोरों से कराहने लगा। तुम्हारे जाने का समय आ गया है, चले जाओ। जिन ने यह कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा मत करो, मैं जा रहा हूँ। जिन को बहुत चोट पहुंच चुकी थी। माया, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हारे लिए फिर आऊँगा। जिन कराहते हुए माया के शरीर से निकल गया और माया के शरीर से जो काली परछाई निकली वह सब लोगों ने देखी। तांत्रिक ने उसी क्षण अपने थैले से एक कांच की शीशी निकाली और उसका ढक्कन खोलकर आगे बढ़ा दी। देखते ही देखते वह काली परछाई उस शीशी में कैद हो गई। तांत्रिक खुद उस शीशी को गांव के बाहर एक सूखे पेड़ तालाब में एक गड्ढे में गाड़ दिया और माया एक मनहूस साए से हमेशा के लिए मुक्त हो गई। अभी माया की शादी हो चुकी है और वो बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है।